नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार पाठक, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कक्षा 12 की फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं और उसमें आज हमारा एक नया लेसन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। उस लेसन का नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। आपको कुल मिला के एक ही चीज़ सीखना है, गॉस की प्रमेय। क्योंकि आप गॉस की प्रमेय सीख जाएंगे तो इस लेसन को चुटकियों में ख़त्म कर देंगे। हो सकता है गॉस की प्रमेय बताने के चक्कर में ये वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन अगर आपको दूसरा लेसन एक बार में कंप्लीट करना है कि एक ही बार देखें और एक ही बार पढ़ें और हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाए, दोबारा हमें कुछ समझने की ज़रूरत ना पड़े, तो इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। क्योंकि आपके ही लिए मैं वीडियो को लंबी बनाने वाला हूँ। वैसे तो टाइम नहीं रहता मेरे पास, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो पूरी कर दी जाए। चलिए गॉस की प्रमेय हम पढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि इसके कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, छोटी छोटी हेडिंग्स हैं जिनके बारे में आपको खूब अच्छे से जान लेना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के आधार पर ही आप वैद्युत फ्लक्स गॉस की प्रमेय को आसानी से बता सकेंगे और फिर गॉस की प्रमेय पर आधारित जो हमें फार्मूले पढ़ने हैं उन सबको हमें निकालने में बहुत ही आसानी होने वाली है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय में वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, इसमें आपको सबसे पहले हेडिंग जो पढ़नी है वो है क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर, ठीक है ना। क्षेत्रफल वेक्टर बहुत ही काम आने वाला है हमारे, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको गॉस की प्रमेय से लेकर उसके बाद भी आने वाले इस लेसन में सभी जो निगमन हम करेंगे, जो सूत्रों का डेरिवेशन करेंगे, उनमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि किसी समतलीय क्षेत्रफल जैसे ए, कोई समतलीय क्षेत्रफल हम तो किसी समतलीय क्षेत्रफल जैसे ए, इसका क्षेत्रफल कितना है मान लेते हैं ए, में परिमाण के साथ, यानी कि क्षेत्रफल है इसका, तो इसमें परिमाण और उसके साथ साथ दिशा भी होती है, ठीक है ना। और क्षेत्रफल की दिशा जो है वो क्षेत्रफल पर खींचे गए अभिलंब, यानी कि जैसे खेत में एक बांस लगा दो, गोले में एक सुई चुभो दो, चादर में एक सुई लगा दो सीधी सीधी, तो उस क्षेत्रफल के लंबवत एक अभिलंब हम खींचते हैं, उसी अभिलंब की दिशा में हमारा क्षेत्रफल वेक्टर होता है, यानी कि क्षेत्रफल की दिशा होती है। एक बार फिर से बताते हैं आपको कि किसी समतलीय क्षेत्रफल जैसे ए के परिमाण के साथ साथ इसमें क्या होती है, दिशा भी होती है, और क्षेत्रफल की जो दिशा है वो बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की ओर दिशा में होती है, ठीक है ना। यानी कि जैसे एक गोला ले लेते हैं हम, यहाँ पे इस गोले का कोई क्षेत्रफल थोड़ा सा ले लेते हैं, तो इस क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, क्षेत्रफल पर खींचे गए बाहर की ओर जो अभिलंब खींचे गए हम, उसी अभिलंब को ही हम क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। इसमें सिर्फ आपको इतना ही जानना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगले हेडिंग देखते हैं। मैंने कहा कि अगर आपको गॉस की प्रमेय पढ़ना है तो आपको छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना होगा, जिसमें से पहली छोटी बात थी आपका क्षेत्रफल वेक्टर, यानी कि ये जानना आपके लिए ज़रूरी था कि जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल में भी दिशा की हमें ज़रूरत पड़ती है। अर्थात जो हमारा क्षेत्रफल है उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और उसकी दिशा किधर होती है, क्षेत्रफल के अभिलंबवत बाहर की ओर खींची गई रेखा की दिशा में। दूसरा है घन कोण।
घन कोण। आपने एक बात तो सुना होगा कि अगर हम कोई वृत्त लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये वृत्त है, ठीक है ना, तो वृत्त के केंद्र से अगर हम परिधि को मिला देते हैं तो ये त्रिज्या होती है। ये कौन होती है? त्रिज्या। अगर दो त्रिज्याओं को हम खींचें और उन त्रिज्याओं के बीच का जो चाप मिल रहा है, इस चाप का मान त्रिज्या के बराबर हो, इस चाप की जो लंबाई है वो त्रिज्या के क्या हो? बराबर हो, तो उस समय वो चाप जो केंद्र पर कोण आंतरित करता है, वो चाप उसके केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है, इसे हम समतलीय कोण कहते हैं, जिसका मात्रक सिर्फ रेडियन होता है, गोला नहीं है। ये ध्यान से देखिएगा, ये वृत्त है। तो अगर हम कभी ऐसा करें कि दो त्रिज्या खींचें और उस त्रिज्या के बीच का जो चाप है, लघु चाप है, अगर उस चाप की लंबाई त्रिज्या की लंबाई के बराबर है, तो वो दोनों त्रिज्याएं जो केंद्र पर कोण आंतरित करती हैं, उसे हम समतलीय कोण कहते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। ठीक है। अब इसी प्रकार एक गोला लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं? एक गोला लेते हैं और उसका एक केंद्र होगा। मान लेते हैं उस गोले पर, अब चूंकि गोले पर परिधि नहीं होती है, गोले का वक्र पृष्ठ होता है। अब हम कोई वक्र पृष्ठ कोई थोड़ा छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं और उस क्षेत्रफल को हम उसके केंद्र से मिला देते हैं। यदि ये जो क्षेत्रफल की त्रिज्या है, इस त्रिज्या का वर्ग इसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का जो कोण होगा, वही कोण हमारा घन कोण होगा। वही कोण क्या होगा? घन कोण होगा। रिपीट करता हूं कि जैसे हमने आप या कोई भी एक गोला, आप वॉलीबॉल देखे होंगे, फुटबॉल देखे होंगे, तो फुटबॉल पे आप देखिए छोटे छोटे ऐसे क्रॉस बने होते हैं, कोठे कोठे बने होते हैं। उसमें से आप कोई एक कोठा ले लो और उसके दोनों सिरों से उसके केंद्र को मिला दो और फिर आप उस कोठे का क्षेत्रफल निकालो। मान लो वो क्षेत्रफल कितना आया? ए आया। अब आपको उस वॉलीबॉल या उस फुटबॉल का रेडियस पता होना चाहिए, त्रिज्या पता होना चाहिए। मान लेते हैं उसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। अब त्रिज्या का आप क्या कर दो? वर्ग। यदि त्रिज्या का वर्ग उसके जो आपने क्षेत्रफल लिया है उसके क्षेत्रफल के क्या है? बराबर है, तो उस समय वो दोनों त्रिज्याएं जो केंद्र पर कोण आंतरित करेंगी, वही कोण हमारा एक स्टेरेडियन, इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। ठीक है ना। तो किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है, उसे हम घन कोण कहते हैं। सिंपल सी बात है। फिर से बता रहे हैं आपको कि आपको तो अभी मैंने जो बताया परिभाषा, वो था एक स्टेरेडियन का। आइए, एक स्टेरेडियन आर स्क्वायर बराबर एक कैसे होता है? सबसे पहले आपको जो मैंने कहा कि किसी गोले का क्षेत्रफल है ना, किसी गोले का या किसी गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, वो गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है, उसे हम घन कोण कहते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। यदि हम कोई गोला ले लेते हैं जिसका क्षेत्रफल कितना है, उस गोले पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव कितना ले लेते हैं? डी ए ले लेते हैं। ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर हमने छोटा सा क्षेत्रफल लिया, तो जो उस पर वो कोण आंतरित कर रहा है, वो छोटा सा कोण है कितना? डी ओमेगा होता है। अच्छा हाँ, ये भी बता देते हैं कि जो घन कोण होता है, घन कोण को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं और जो हमारा पृष्ठीय कोण होता है, उसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसे ध्यान रखना। तो अगर हमने छोटा सा क्षेत्रफल लिया किसी गोले के पृष्ठ पर डी ए, और तब वो छोटा सा कोण डी ओमेगा उस पर आंतरित करेगा, और
ये जो क्षेत्रफल होता है वो त्रिज्या के वर्ग के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। आपको बता दें कि किसी गोले के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उस गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर इसकी त्रिज्या हमने r रखी है तो r का वर्ग प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, dA होता है, ठीक है ना। या आप r को इधर लाते हैं तो ये dA अपान हो जाता है r स्क्वायर और ये इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट ही आपका घन कोण डी ओमेगा होता है। क्योंकि क्षेत्रफल मैंने थोड़ा सा लिया है इसलिए कोण भी थोड़ा सा बनेगा, इसलिए dA अपान r स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओमेगा। अगर हम dA इज इक्वल टू कर दें r स्क्वायर, dA इज इक्वल टू r स्क्वायर का मतलब क्या है कि जो उसका क्षेत्रफल अवयव है वो उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर है। तो अगर dA इज इक्वल टू r स्क्वायर आप यहाँ पे रखते हैं तो आप देखिए मान क्या आता है, dA के स्थान पे आप r स्क्वायर रख सकते हैं तो r स्क्वायर अपान r स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओमेगा, ये कट जाएगा और मान आपका कितना आएगा 1। और डी ओमेगा है क्या, घन कोण है, अर्थात 1 स्टेरेडियन। अर्थात आप यहाँ से समझ सकते हैं 1 डी ओमेगा का मान कब आया, जब r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, dA है। यानी कि अगर आपसे 1 स्टेरेडियन की डिफिनीशन पूछी जाए तो आप कह सकते हैं कि गोले की त्रिज्या का वर्ग यदि गोले के पृष्ठ के किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है तो वह पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है वो कोण हमारा 1 स्टेरेडियन के बराबर होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज और दिखा देते हैं कि देखो इन सब बातों को ध्यान में रखना, ठीक है ना, ये सब बहुत काम आने वाली हैं। अगर हम यहाँ पे हमें पता है ये सारा सिस्टम जो चल रहा है गोले के लिए चल रहा है, और आपको तो पता है गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है, अगर हमने कोई r त्रिज्या का गोला लिया तो उसका गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। यदि हमने क्षेत्रफल के स्थान पे पूरे गोले का क्षेत्रफल रख दिया 4 पाई r स्क्वायर और त्रिज्या तो वही रहेगी r स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा, क्योंकि जब थोड़ा सा हमने क्षेत्रफल लिया था तो डी ओमेगा थोड़ा सा कोण भी बन रहा था, इस बार मैंने पूरे गोले का क्षेत्रफल ले लिया है तो पूरा कोण भी आना चाहिए, तो r से r आपका कट जाता है और ओमेगा इज इक्वल टू आपका बचता है कितना, 4 पाई। ये भी याद रखना कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई, और ओमेगा है क्या, हमारा घन कोण, ठीक है ना। यानी कि पूरा गोला, कोई भी पूरा गोला हो, वो पूरा गोला अपने केंद्र पर कुल कितना कोण आंतरित करता है, कितना स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है ना। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, आगे आपको बताना है वैद्युत फ्लक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, अगला है आपका, सॉरी ये दूसरा वाला मिट गया, दूसरा वाली हेडिंग हमारी क्या थी, जाने दो। अगला है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो आपको बता दें सबसे पहले कि ये जो वैद्युत फ्लक्स है वो वैद्युत क्षेत्र का एक गुण होता है। वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत क्षेत्र का एक गुण होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, जिस स्थान पर सघन होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, जिस स्थान पर विरल होती हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में यदि आप कोई काल्पनिक पृष्ठ खींचते हैं, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत कोई काल्पनिक पृष्ठ खींचते हैं तो उस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है वही वैद्युत फ्लक्स की माप होती है। एक बार रिपीट करते हैं, पूरी बात आपको बताते हैं। जैसा कि आपसे मैंने कहा कि सबसे पहले तो वैद्युत फ्लक्स जो है वो वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का एक गुण होता है, ठीक है ना। जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। अगर हम आपको बताएं तो ये भी आपको जानकारी होना चाहिए कि यदि वैद्युत बल रेखाएं बहुत नज़दीक नज़दीक हैं,
तो वैद्युत क्षेत्र अधिक होता है, और यदि वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर हैं तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। रही बात कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होती है वही वैद्युत फ्लक्स की माप होती है। जैसे ये आप देखो, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आपने ये हमने कल्पना की, एक पृष्ठ की कल्पना की, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है यही वैद्युत फ्लक्स की माप होती है। यानी कि इतने ही क्षेत्रफल से अगर अधिक वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स अधिक होता है, अगर कम गुजर रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स कम होता है। इसमें और भी ढेर सारी बातें हैं। अगर हम मान लेते हैं कि इस पृष्ठ का एक छोटा सा क्षेत्रफल हम लेते हैं, कितना, DA, जिसकी दिशा बाहर की ओर हम कर देते हैं, छोटा सा क्षेत्रफल अवयव कितना लेते हैं, DA लेते हैं। तो DA लेने के बाद और जो वैद्युत क्षेत्र है इस स्थान पर वो भी कितना है, वेक्टर E, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि छोटा सा क्षेत्रफल अवयव आपने DA लिया और छोटा सा वैद्युत क्षेत्र थोड़ा सा लिया, क्योंकि थोड़ा सा क्षेत्रफल है तो वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, कम होगी। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा क्षेत्रफल अवयव वेक्टर DA का जो स्केलर गुणनफल होता है उसके स्केलर गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात इस छोटे से क्षेत्रफल से जाने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स को हम फाई E से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। रिपीट करता हूं, यदि किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल अवयव कितना है, DA है, तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, वेक्टर E है, तो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा उस वैद्युत फ्लक्स का मान क्षेत्रफल अवयव DE तथा वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E के स्केलर गुणनफल के बराबर होता है। अगर हम अब संपूर्ण पृष्ठ का निकालना चाहे, अभी तो थोड़े का निकाला, तो संपूर्ण पृष्ठ, सॉरी ये d फाई होगा, आपका d फाई E होगा, ठीक है ना। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ का निकालना चाहें तो D आपका हट जाएगा यहाँ से, ये इधर आपका गणितीय रूप से अगर समझें तो d फाई इधर अवकलन था, इधर से गया तो इधर हो जाएगा समाकलन आपका। जैसे आप पढ़े होंगे, धन होता है तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर ऋण हो जाता है, ऋण होता है तो धन, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा, घात, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये सब होने वाला होता है। वैसे यहाँ पर भी होता है, अवकलन और समाकलन में भी ये d फाई E अवकलन को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन जब ये इधर से उधर जाता है तो समाकलन हो जाता है इंटीग्रल A वेक्टर E और डॉट DA। जहाँ ये कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठीय समाकलन, संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठीय समाकलन। कौन है ये, संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठीय समाकलन। फिलहाल आप इसे चाहो तो गणितीय रूप से भी समझ सकते हो, ये अवकलन का रूप है, दूसरी तरफ जाए तो संपूर्ण पृष्ठ का, ये हमारा क्या है, अल्प पृष्ठ के लिए, और ये किसका है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, राइट। तो ये हमारा ऐसा होता है। अब कहीं कभी अगर ऐसा हुआ कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र E है और जो क्षेत्रफल अवयव है वो थोड़ा सा तिरछा, आप जैसे सपोज करो कि पूरब से पश्चिम की तरफ वैद्युत बल रेखाएं चलती हैं, उसमें आपने अपनी कॉपी को एकदम सीधा रखा, तो क्षेत्रफल अवयव क्योंकि लंबवत बाहर की ओर होता है
और वैद्युत बल रेखाएं ऐसे सीधी जा रही हैं, तो क्षेत्रफल ये भी बाहर की तरफ था, पेन भी हमारा यानी कि वैद्युत बल रेखाएं भी बाहर की तरफ थी, अर्थात दोनों एक ही दिशा में थे। लेकिन जब कभी ऐसा हो कि क्षेत्रफल जो हमने कल्पना किया है, जिस क्षेत्रफल का जो काल्पनिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो थोड़ा सा तिरछा कर दिया जाए, वैद्युत बल रेखाएं ऐसे सीधी जा रही हूँ लेकिन हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो थोड़ा सा तिरछा हो जाए, यानी कि वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाने लगे, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्या हो जाता है, आइए उसको देख लेते हैं कि जब हमारा पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र से थीटा अंश कोण पर झुका हो तो उस समय हमारा क्या होगा, क्या था हमारा फाई ई इज इक्वल टू डी ए वेक्टर ई, यही था। तो उस समय हमारा क्या हो जाता है एक मिनट, राइट। तो उस समय वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ये हो जाता है आपका ए, आपको तो पता है वेक्टर को तोड़ते हैं तो क्या होता है ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है ना, तब हमारा ये हो जाता है और यहाँ से सभी कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, तो फाई ई इज इक्वल टू, अब बाहर कौन कौन आएगा, ई कॉस थीटा, बचा कौन आपका डी ए, जहाँ पे इंटीग्रल ए यानी कि इसका मतलब क्या है आपका कि जिस भी पृष्ठ की बात कर रहे हैं उसका हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना होता है, ठीक है ना। और अगर कभी ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि अगर आपको वैद्युत फ्लक्स निकालना हो तो आपका जो पृष्ठ आपने जिसकी कल्पना आप करते थे, जिसका क्षेत्रफल होता था, वो कोई ऐसा पृष्ठ हो जिसमें क्षेत्रफल ना हो, वो कुछ बंद पृष्ठ की तरह हो, जैसे वायु से भरा गुब्बारा। अगर आपको ऐसा पृष्ठ मिलता है तो उसके लिए भी आपको कोई विशेष नहीं, आप उसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे, यानी कि कुछ ऐसा, ठीक है ना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा विशेष। फाई ई इज इक्वल टू संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे वेक्टर डी ए और डॉट वेक्टर ई। इतना होने के बाद आपको वैद्युत फ्लक्स का आइए मात्रक देख लेते हैं और वैद्युत फ्लक्स की विमा, और वैद्युत फ्लक्स को नोट किससे करते हैं, फाई ई से नोट करते हैं। तो चलिए भाई कुछ विशेष कंडीशन है उनको भी देख लेते हैं। कुछ विशेष क्या है, अभी हमने कहा फाई ई इज इक्वल टू, जो फाइनल सूत्र आता है आपका ई क्या था भाई, ई डी ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, सॉरी ई कॉस थीटा इंटीग्रल ए और ए। इसको जब हम हल करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आता है ई कॉस थीटा या ई ए कॉस थीटा, ये फाइनल आंसर आता है। अब देखो फाई ई की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी और फाई ई की न्यूनतम वैल्यू कब होगी, तो आप सबको पता है थीटा के मान के बारे में। तो थीटा का मान जब थीटा इज इक्वल टू 0 और 90, आपको पता है कॉस 0 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है, अर्थात जब हम थीटा का मान 0 रखेंगे तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई ए, यानी कि वैद्युत फ्लक्स आपका अधिकतम होगा, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, अधिकतम होगा। और जब थीटा इज इक्वल टू हमें रखना होगा 90 डिग्री, तो उस समय हमारा जो फाई ई होगा वो थीटा कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और उस समय हमारा वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, न्यूनतम होगा, ठीक है ना। ये अधिकतम और न्यूनतम ही हमें ज़्यादातर जानने की जरूरत पड़ती है, इतना ये हो गया। आइए हम वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और बीमा देख लेते हैं कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और बीमा क्या हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है मात्रक और बीमा। सबसे पहले फाई ई यानी कि वैद्युत फ्लक्स
का मात्रक निकालेंगे हम। तो फाई ई बराबर आपका क्या है, ई ए कॉस थीटा, जिसमें से कॉस थीटा की तो हमें वैल्यू रखनी है, ये कांस्टेंट है, इसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं है। तो बचा कौन, ई का मात्रक पता होना चाहिए और गुणे ए का मात्रक, ठीक है ना। ई का और ए का मात्रक हमें पता होना चाहिए। तो ई कौन है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। गुणे क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर की घाते 2। यानी कि फाइनल जो आपका आंसर आता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये हमारा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, ठीक है ना। अब आप इसकी बीमा भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे न्यूटन, सबसे पहले न्यूटन की बीमा क्या होती है, m बल है, बल का ही तो मात्रक न्यूटन होता है, m l t -2। और ये आपका कौन है भाई, मीटर की घात 2 यानी कि l है, और l 2 अपान कूलाम की क्या होती है 80, ठीक है ना। कूलाम की क्या होती है भाई 80 ही तो होती है ना। अब इसे हल कर लेते हैं फटाक से, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा m और कोई नहीं है तो m ही हो जाएगा, l यहाँ पे है, l यहाँ पे है, ये +1 +2 मिल करके l3 हो जाएगा, और t यहाँ पे प्लस है, ऊपर जाएगा माइनस, तो t -3 भी हो जाएगा, और a भी ऊपर चला जाएगा, वो भी -1 के साथ। सो ये हमारा जो फाइनल है वो बीमा आ चुका है ML3 T -3 A -1, ठीक है ना। ये हो गई आपकी वैद्युत फ्लक्स की बीमा। अब आपको जा कर के पढ़ना है गॉस की प्रमेय। लेकिन अगर आप गॉस की प्रमेय को अच्छे से जानना चाहते हैं तो आज मैंने जितनी बातें आपको बताई उन्हें अच्छे से लर्न करिएगा, नहीं तो आप गॉस की प्रमेय समझ नहीं पाएंगे। और गॉस की प्रमेय अगर समझ में नहीं आई तो समझ लो पूरा लेसन आपका पढ़ना व्यर्थ है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में गॉस की प्रमेय के साथ, तब तक के लिए खुश रहो।